एक्सपेंसेस और बाय प्रोडक्ट का क्वेश्चन था ना, ये मैंने आपको इसका प्रोफार्मा भेजा हुआ था, ठीक है। तो ये प्रोफार्मा तैयार हुआ आप लोगों का कि नहीं हो पाया? अगर प्रोफार्मा क्वेश्चन कल वाला तैयार किए हो तो आगे बढ़ें, नहीं तो फिर से रिपीट करें, उसी को रिपीट किया जाए। हेलो, मैंने कहा कल वाला चैप्टर फिर से रिपीट करें जो पॉइंट था। रिपीट कर दें, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन आपको कल भेजा था उसको आपने देखा? 1 मिनट मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर से आपको ट्राई कर रहा है स्क्रीन शेयर करने का। उसको आप देखिए कि कैसे स्क्रीन शेयर करेंगे हम आपके सामने। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। थोड़ा होल्ड कीजिएगा। ये आपको इसमें कुछ दिखाई पड़ रहा है? स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है आपको? कुछ नहीं है यहाँ पे? चलिए देखिए, पहले है ज्वाइंट एक्सपेंसेस, हेडिंग में है ज्वाइंट एक्सपेंसेस, सेपरेट एक्सपेंसेस एंड बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब हमने कल बताया था आपसे, या फिर से दोबारा रिपीट करता हूँ, कि जब जो डिस्ट्रीब्यूटेड ज्वाइंट एक्सपेंसेस का योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्यय के योग के बराबर हो, ठीक है ना, तो हमें क्या करना होता है कि हमें उन खर्चों को अलग करना पड़ता है, ठीक है ना। अब वो खर्चे कैसे अलग होते हैं, वो खर्चे जुड़े कैसे रहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसको, पहले ये समझ लीजिए। जैसे हमने बताया कि जब हमारे पास कोई बाय प्रोडक्ट उत्पन्न होगा या उपोत्पाद उत्पन्न होगा, तो वो किससे होता है? उपोत्पाद उत्पन्न। जब भी कोई उपोत्पाद उत्पन्न होगा, वो किस तरीके से उत्पन्न होगा, कहाँ से उत्पन्न होगा, इसके बारे में आपको तो पता ही है कि आप लेके आते हैं उन जगहों से जहाँ पर आपका पहले से वस्तुएं बनाई गई होती हैं, हम वहाँ से उन वस्तुओं को लेके आते हैं। मीन्स जो चीज़ें हम बनाते हैं, मान लीजिए हमने कोई मेन उत्पाद बनाया, जो भी मेन उत्पाद आप बना रहे होंगे, जो मेन उत्पाद आप तैयार करते हो, उसी मेन उत्पाद को बनाते वक्त वो वस्तु बाहर आती है, मतलब निकलती है। जैसे आप घी बना रहे हो, तो घी बनाते वक्त जो उसका जलती है, मलाई जलती है, ठीक है ना, उस मलाई को हम निकालते हैं। तो घी बनाने की प्रोसेस में ही तो वो, जैसे घी में क्या लग रहा, घी बनाने में क्या चाहिए आपको? मलाई चाहिए। मलाई से आप घी बनाएंगे तो गैस स्टोव जलाओगे आप, स्टोव गैस जलाया, गैस जलाने के बाद आपने उसको गर्म करना शुरू किया, तो जो गैस का खर्चा होगा वो किस में जाएगा? गैस का जो खर्चा होगा, मान लीजिए कि 10 रुपए की गैस लगी हमको 1 किलो मलाई जलाने में, तो देखिए कि मलाई से हम घी निकाल रहे हैं, लेकिन घी की लागत के साथ साथ मेरे पास एक कोई दूसरी वस्तु बन रही होती है। तो जाहिर सी बात है कि मान लीजिए कि 1 किलो गैस लगी है बनाने में, 10 रुपए की गैस लगी है, तो उस 10 रुपए की गैस का खर्चा घी में तो शामिल है ही, साथ साथ जो वस्तुएं उपोत्पाद निकल रही हैं उसमें भी वो शामिल होगा, है कि नहीं होगा? इसलिए हम क्या करते हैं कि इसको हम निकालना शुरू करते हैं, ठीक है ना। उस खर्चे को हमको बाहर करना पड़ता है। अगर हम उस खर्चे को बाहर करेंगे तो कैसे करेंगे, इसके बारे में आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। उन्हीं चीजों को आपको बाहर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे कैसे बाहर कर सकते हो, कैसे उसको निकाल के बाहर ला सकते हो, इसका एक तरीका है, ठीक है ना। अब ये तरीके दो दिए हुए हैं। पहला तरीका यह है कि जब बांटे गए संयुक्त व्ययों का योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्यय के योग के बराबर हो। पहला तरीका यह है, ठीक है ना, कि जब ज्वाइंट एक्सपेंसेस जो प्रश्न में दिया हुआ है वो बांटे गए संयुक्त व्ययों के योग के बराबर होगा, तब आपको
इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना पड़ता है। जैसे पहले निकालो, खर्चा निकालने का तरीका क्या हुआ कि आप जब निकालना शुरू करते हैं तो पहले आप लिखते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस लिखा। किसकी सेलिंग प्राइस? दो चीजों की सेलिंग प्राइस आएगी, एक तो होगा मेन प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस और दूसरा होगा बाय प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। मान लीजिए एक बाय प्रोडक्ट है तो एक लिखोगे, दो है तो दो लिखेंगे। मान लीजिए आपके इस प्रोफार्मा में दिया हुआ है ए मेन प्रोडक्ट और बी दिया है बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना, और सी भी दिया हुआ बाय प्रोडक्ट। ठीक, तो इन तीनों के बारे में आंकड़ा या डेटा आपको जरूर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो जैसे देखिए पहला गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस आप किसकी लिखेंगे? ए की सेलिंग प्राइस लिखिए, बी की सेलिंग प्राइस लिखिए और सी की सेलिंग प्राइस लिखिए। ठीक है, फिर आप लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, अगर प्रश्न में दिया रहेगा कि इस वस्तुओं के विक्रय मूल्य में कितना लाभ सम्मिलित है, तो जितना लाभ सम्मिलित होगा उस लाभ को आप वहां से लेस कर देंगे। ठीक है ना, तो लिखा आपने लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है ना, तो क्या प्रॉफिट जो मालिक कहता है 20% जुड़ा हुआ है और 120 रुपया वस्तुओं को बेचते हो, तो 120 रुपया मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे आप 20/100 कर दीजिए। ठीक है ना, तो इससे आपका जो उसमें जुड़ा हुआ होगा वो यहाँ पे निकल के आ जाएगा सामने आपके। ठीक, तो प्रॉफिट का जो भी भाग सेलिंग प्राइस में जुड़ा हुआ होता है, मींस कॉस्ट एंड प्रॉफिट जुड़ा होता है। सेलिंग प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है ना, तो प्रॉफिट के भाग को निकालिए, कैलकुलेट कर लेंगे इसको हम। क्वेश्चन करते करते आपको ये भी समझ में आ जाएगा कैसे होता है, सेलिंग प्राइस पे कैसे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे कैसे निकलता है, कब 20/120 होगा और कब 20/100 होगा। ठीक है ना, तो जैसे मान लीजिए कि कहता है 25% या 20% जुड़ा हुआ है और इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है 120 रुपया। तो जहां 120 रुपया दिया हो 120 गुणे 20/120 कर दीजिए। ठीक है ना, तो जब 20/120 करोगे तो 1/5 निकाल दिया आपने उसमें से। ठीक, 20 रुपया निकल गया वहां से, तो कितना बचा? 100 रुपया। तो 20 रुपया एस्टिमेटेड प्रॉफिट आप ए में देखिए लिखा, ए प्रोडक्ट ए मेन, बी बाय प्रोडक्ट, सी बाय प्रोडक्ट। तो जो उसकी कास्ट निकल के आ रही है, सेलिंग प्राइस निकल के आ रही है, सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। ठीक, तो जैसे ही आपने सेलिंग प्राइस में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेस किया, आपके पास तीसरा पॉइंट जो है टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हमने प्रोफार्मा में लिखा हुआ है, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ जाएगी आपके सामने। ठीक, और जब टोटल कास्ट प्रोडक्शन आप निकल के आई, फिर क्या करोगे आप? फिर घटाना होगा सेपरेट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, जो सेपरेट एक्सपेंसेस प्रश्न में दिए हुए हैं, जैसे मैंने क्वेश्चन मान लीजिए ए बी और सी का अलग अलग दिया हुआ है, तो सेपरेट एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी का ए में लगा 100 रुपया, बी में 50 रुपया, सी में 10 रुपया, तो आप क्या करिए कि जो अलग से व्यय दिए हुए हैं, पृथक व्यय दिए हुए हैं, उन पृथक व्ययों को या सेपरेट एक्सपेंसेस जो अलग अलग दिए हुए हैं उसको वहां से घटा दीजिए। ठीक, लेस कर दीजिए, तब आपका आंसर आ जाएगा शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। ठीक है ना, अब शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस ए का भी आएगा, बी का भी आएगा और सी का भी आएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से जब बांटे गए संयुक्त व्ययों का योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के योग के बराबर हो, तब हमें इस तरह के फार्मूले को यूज करना पड़ता है, इस तरह के प्रोफार्मा का प्रयोग करना पड़ता है। आगे बात समझ में ये आ रही नहीं आ रही है? हेलो हेलो, आप लोग आवाज सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं? ठीक है, एक्चुअली हमने स्क्रीन शेयर किया, मुझे लगता है कि आप लोग सुन नहीं रहे, इसलिए बार बार पूछता रहता है। ठीक, तो जब हमारे पास बांटे गए संयुक्त व्ययों का टोटल प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के योग के बराबर होगा, तब हमें ये वाला प्रोफार्मा यूज करना है, नहीं तो नहीं यूज करना है। अब दूसरा कैसे यूज करना है? जब डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सपेंसेस, हेलो, स्क्रीन नहीं दिख रही है, एक मिनट फिर से, अब दिख रही है? अभी भी नहीं दिख रही है, एक मिनट करिए, होल्ड करिए। दिख रही है? हेलो, अच्छा ठीक है, स्क्रीन आप मतलब मैं नहीं, जो हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ आपको प्रिंटेड मटेरियल है उसमें वो दिख रहा है? मैंने आपको कुछ मटेरियल भेज रखा है ना, वो दिख रहा है आपको? अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
है ना, इसमें मैंने एक प्रोफार्मा बना हुआ किताब का ये है, इसमें हेडिंग लिखी हुई है संयुक्त व्यय, पृथक व्यय तथा उपोत्पाद लिखा हुआ, ठीक है ना। इसका पहला वाला जो पोर्शन है ये दिख रहा है आपको, हेलो, ठीक है, जिसमें सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है और आगे लिखा है ए बी और सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। फिर क्या करते हैं, जब हमें इसको अलग करना होता है तो हमारे पास, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज दी नहीं रही होती है जिससे कि हम चीजों को वापस करके ले आए। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई 1 लाख रुपए किसी वस्तु का निर्माण लागत आई हुई है, ठीक है ना, और 1.5 लाख में उसको सेल किया जा रहा है। तो क्योंकि हम जब बनाते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग तैयार करते हैं, प्रोसेस अकाउंटिंग, तो हमें कास्ट तो नहीं मालूम रहती ना वस्तु की, क्योंकि जब बनाएंगे तब मालूम पड़ेगी। भाई हमने प्रोसेस ए अकाउंट बनाया तो मुझे उसकी लागत मालूम पड़ेगी, बी बनाए तो लागत मालूम पड़ेगी, सी बनाए तो लागत मालूम पड़ेगी। हमको लागत नहीं मालूम है, हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, तो क्या करेंगे हम कि सेलिंग प्राइस से उल्टा चलिए आप, ठीक है ना। मतलब सेलिंग प्राइस हमारे लास्ट में दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस पीछे के जो खर्चे होंगे वो और प्लस प्रॉफिट जोड़ दिया गया होगा, तभी तो आया होगा उसका सेलिंग प्राइस। तो ऐसे क्वेश्चन में, जबकि हमें क्वेश्चन में ज्वाइंट एक्सपेंसेस जितने भी दिए हुए हों, ठीक है ना, तो ज्वाइंट एक्सपेंसेस का जोड़ अगर प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के योग के बराबर होगा, तो हमें ये वाला जो पहला पोर्शन दिखाई पड़ रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है ना, जिसको मैंने अभी बड़ा कर दिया, देखिए यहाँ पे ए वाला पोर्शन है, सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस सेपरेट एक्सपेंसेस और फिर शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, तब आपके पास उत्तर निकल के आता है, ठीक है ना। तो हमें ऐसे एक प्रश्न करना पड़ता, तो क्या करा हमने कि सेलिंग प्राइस देखिए हमारे पास, मान लिए कुछ भी रुपया दिया हुआ क्वेश्चन में, इसके बाद प्रश्न में आपको दिया होगा कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, विक्रय मूल्य में जुड़ा है, का लागत में जुड़ा हुआ है, ये प्रश्न में लिखा रहेगा। मान लीजिए कहता है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है 120 रुपया और इसमें 120 रुपया प्रॉफिट का जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु की लागत कितनी है 100 रुपया और प्रॉफिट का पोर्शन है 20 रुपया। तो आपने क्या किया, ए बी और सी लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए दो तीन प्रोडक्ट यहाँ पर हैं, तो हमने क्या किया, सेलिंग प्राइस लिखा ए की, फिर बी की, फिर सी की लिख दिया, ठीक। इसमें से जो जो परसेंटेज कहता हो कि सेलिंग प्राइस में जुड़ा हुआ है उसको आप घटा दीजिए। तो क्या घटाया, लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट लिख दिया आपने, ठीक है। जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है उसको घटाया तो क्या निकलेगी, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगी, उत्पादन की लागत निकलेगी। और उत्पादन की लागत होती क्या है, उत्पादन की लागत के बारे में हमने जब शुरू किया था कॉस्ट शीट बनाने के लिए, तो कहा था कि ऐसे 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 निकालोगे तो आपको उत्पादन अलग निकल जाए। फिलहाल वहां छोड़िए, जाने दीजिए उसको, यही पढ़ लीजिए कि आपके पास क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस से एस्टिमेटेड प्रॉफिट लेस किया तो निकलेगी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है ये। अब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में से लेस करिए सेपरेट एक्सपेंसेस। प्रश्न में दिया होगा कि ए के, बी के, सी के कौन कौन से व्यय हैं, जो उनके खाने में, उनके खाते में लिखा होगा, उन सारे व्ययों को, उन सारे एक्सपेंसेस को आप घटाइए जो कि अलग अलग लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो आपने अलग अलग करके लिख दिया, क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेस सेपरेट एक्सपेंसेस किया, ए का, बी का और सी का, फिर क्या निकलेगा, इतना घटाने के बाद आपके पास आ जाएगा शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। ज्वाइंट एक्सपेंसेस का कितना से, मान लीजिए 10,000 रुपया दिया था ज्वाइंट एक्सपेंसेस, और ए का आ गया 3,000, बी का आ गया 3,000 और सी का आ गया 4,000, ठीक है ना। तो देखिए 3 3 6 और 4 10 कितना हुआ जोड़ के, ये 10,000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ। तो ये कहते हैं कि अगर बांटे गए संयुक्त व्ययों का योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के योग के बराबर होगा, तो आपको ये वाला फार्मूला प्रयोग करना है, ठीक है। आगे समझ में बात, हेलो, चलिए अब दूसरा तरीका है, जब डिस्ट्रीब्यूटेड, जो एक्सपेंसेस बांटे गए हैं उनका योग प्रश्न में दिए गए संयुक्त व्ययों के योग से अधिक है। मींस कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न में आपको संयुक्त व्यय कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, और बांटे गए व्यय जो आएंगे उसका योग कुछ और आ गया। जैसे मान लीजिए ऊपर वाला पोर्शन देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। मान ली मैंने कहा कि यहाँ था पहले में ए में 3,000 आ गया, बी में 3,000 आ गया और सी में 4,000 आ गया, तो ये दोनों बराबर था, 10,000 वहां दिया, 10,000 यहाँ मिल गया आपको। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तब क्या करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा उल्टा तरीके से अपनाना पड़ता। मान लीजिए कि संयुक्त वितरित संयुक्त व्ययों का योग 40,000 है, जो एलोकेटेड एक्सपेंसेस हैं, जो बांटे गए हैं, उनका व्यय 40,000 रुपया है, ठीक है ना, योग। और प्रश्न में दिया गया संयुक्त व्यय का योग है 20,000 रुपया, तो ऐसी स्थिति में देखिए 20,000 रुपया एक्स्ट्रा होगा कि नहीं। तो ये जो 20,000 रुपया एक्स्ट्रा हुआ, ये सामान्यतया माना जाएगा कि ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है, ठीक।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद आता है। उत्पादन की लागत अगर आप निकाल लिए और उसमें आपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जोड़ दिया, तो इनको जोड़ने के पश्चात क्या आता है, ये आती कॉस्ट ऑफ सेल्स आती है। फिर प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट करते हैं तो सेलिंग प्राइस आती है। क्लियर है ये? इस तरीके से क्या हुआ कि हमारे पास जो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा हुआ, ये क्या माना जाएगा यहाँ पर, इसको मानेंगे आप विक्रय उपरिव्यय या सेलिंग ओवरहेड माना जाएगा, ठीक है ना, जिसका वितरण मुख्य एवं उपोत्पाद के बीच में बिक्री की राशियों में किया जाएगा। जो विक्रय का अनुपात विक्रय होगा उसके अनुपात में इस 20,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फिर समझ लीजिए कि मान लीजिए कि वितरित संयुक्त व्यय का योग 40,000 रुपया है और प्रश्न में दिया गया है 20,000 रुपया संयुक्त व्यय का योग, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि दोनों में डिफरेंस आ गया 20,000 का। ये 20,000 रुपए का जो डिफरेंस आया, इसको मानोगे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। ठीक, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस किसके लिए होते हैं? वस्तुओं को विक्रय योग्य बनाने के लिए या वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए किए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि जो चीजें जिस मद से संबंधित हों, जैसे कि कोई चीज अगर सेल्स से संबंधित है तो उसको सेल्स के अनुपात में बांट दिया करते हो, वैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस 20,000 रुपए को मुख्य उत्पाद जब मतलब मेन प्रोडक्ट है और जो बाई प्रोडक्ट है, इस मेन और बाई प्रोडक्ट के जो सेल्स का अमाउंट होगा उनके रेश, मान लीजिए कि एक बिका हुआ है 10 लाख का, दूसरा बिका हुआ है बाई प्रोडक्ट 5 लाख का, तो क्या हुआ 10:5 या 2:1 अनुपात में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है ना। इस तरीके से प्रश्न को हल करते हैं। अब जैसे यहाँ देखिए नीचे का पोर्शन आप देखिएगा, तो नीचे के पोर्शन में आपको ये मिलेगा। क्वेश्चन देखिए, सेलिंग प्राइस लिखा है मेन प्रोडक्ट ए, फिर लिखा है बी और फिर लिखा हुआ है सी, ठीक है ना। देख रहे हैं इसको। तो सेलिंग प्राइस यहाँ लोगे, पहले जैसे पहले आप किए थे वैसे करेंगे। आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस लेंगे ए, बी और सी की जो अलग अलग दी हुई होगी, इसमें से लेस करेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आप यहाँ से घटाइए, जैसे मैंने कहा था पिछले वाले में 10% 20% जुड़ा हुआ था, कॉस्ट प्लस 20% था, तो यहाँ भी इसको मान लिया 20% ही है। तो हमने किया लेस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का परसेंटेज होगा उसको कैलकुलेट करिएगा एक्चुअली, और उसको मेन प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट दोनों बने हुए हैं इनमें से लेस कर दीजिएगा, तो निकलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल के आ गई, आपके प्रश्न में अलग अलग दिया होगा ए बी सी का, ठीक है ना, कि कौन कौन से खर्चे अलग अलग लगे इन लोगों के ऊपर, ठीक है ना। तो जो खर्चे ए के होंगे सेपरेट एक्सपेंसेस, उसको ए में घटाइए। ऐसे ही बी का सेपरेट एक्सपेंसेस दिया होगा उसको बी से घटाएंगे, और सी का दिया होगा सी को घटा देंगे। ठीक, चलिए इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा, जैसे सेपरेट में घटाया आपने, तो जो 20,000 का अंतर था ना, वो ये तीनों कॉलम में ए बी और सी में दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर क्या करेंगे, फिर घटाइए लेस सेलिंग ओवरहेड डिफरेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ ईच अदर। तो 20,000 रुपए मान लिया एक्स्ट्रा आया हुआ है, इस 20,000 रुपए को आपको बनाना है, किस अनुपात में बनाना पड़ेगा इसको, सेल्स का रेशियो। देखिए क्वेश्चन में तीनों की सेल्स दी हुई होगी, ठीक है ना। तो जो मान लीजिए हमने कहा कि एक कोई मान लिया कि एक की सेल 20,000 है, एक की 5,000 है, एक की 8,000 है, तो 20:5:8 में इस 20,000 रुपए को डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, डिवाइड कर लोगे और ए बी और सी में रख दोगे, ठीक है ना। तो जो बचेगा वो आपका आ जाएगा शेयर ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस। क्लियर हो गया ये। ऐसे ही करके हमने आपको एक दूसरे तरीके से भी आप इसको बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये बनाया आपके सामने। अब दूसरा पॉइंट लिया जाए कि इसको हम खानेदार में खाते के रूप में बनाया जा सकता है इसको। ठीक, तो हम क्या बनाएंगे, ये देखिए मेन, ये दूसरा वाला ये है स्पेसिमेन ऑफ मेन प्रोडक्ट अकाउंट। ठीक, जब हमने खर्चे को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो हम इनको बना सकते हैं। जैसे देखिए बना हुआ है स्पेसिमेन ऑफ मेन प्रोडक्ट अकाउंट, ठीक है ना। मान ली एक्स मेन प्रोडक्ट है या ए मेन प्रोडक्ट है, तो हमने क्या किया, डेबिट में आइए क्या क्या लिखेंगे आप, डेबिट में लिखना हमको टू मटेरियल्स, ठीक है ना। ये एक्स का बना रहे हैं, एक्स मीन्स मेन प्रोडक्ट का खाता बनाने जा रहे हैं हम। कैसे बनेगा उसको बस समझना, खाली क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, बहुत सिंपल होता है। देखिए पहले आपने क्या किया, जब वस्तु बनाया तो वस्तुओं को निर्मित करने में यू हैव टू पुट सम मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल लगेगा उसमें। ठीक, तो ये मटेरियल कौन सा रखोगे आप, ये मटेरियल ज्वाइंट मटेरियल, ज्वाइंट भी लोग हो यहाँ पे मटेरियल में, और सेपरेट मटेरियल, ठीक है ना। अगर ज्वाइंटली प्रश्न में दिया हो रहेगा, मोस्टली हमेशा दिया ही रहता है, तो पहले लिखोगे आप ज्वाइंट मटेरियल और फिर जो सेपरेट मटेरियल रखा हुआ है
उसको आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर डेबिट में ही है लेबर लगेगा, तो लेबर में कौन कौन से लेबर हैं, एक तो ज्वाइंट लेबर होगा और दूसरा सेपरेट लेबर होगा। तो ज्वाइंट और सेपरेट लेबर को जोड़ दीजिए और डेबिट कॉलम में लिख दीजिए। फिर है इस पे कुछ और ओवरहेड्स लगे हुए हैं, उन ओवरहेड्स को भी आप लीजिए, उन ओवरहेड्स को भी सेपरेट और ज्वाइंट लिख दिया आपने, ठीक है ना। तो जैसे ही आपने इनको सेपरेट और ज्वाइंट का हिसाब किताब लगाया, वैसे आप देखिए प्रश्न में कि ये देखिए कि आपके पास सेपरेट है, ज्वाइंट है, सेपरेट है, सेपरेट है, ज्वाइंट है, सब में देखते चले जाइए, ठीक है ना। अब आपने जब इन तीनों चीजों को जोड़ दिया, जोड़ने के पश्चात क्या स्थिति हो रही है कि जैसे हमने जोड़ा, ये ऊपर वाला देखिएगा यहां से, ठीक है, जहां निशान लगाया मैंने ऊपर वाला देखिएगा, ओवरहेड, ज्वाइंट्स और सेपरेट ले लिया। तो इन तीनों को जोड़िए, ये सबको जोड़ लिया आपने, ठीक है ना। इसके बाद आइए देखिए कि आपके पास क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड को ले लीजिए, ठीक है, क्रेडिट साइड लेंगे आप। तो जैसे ही आपने क्रेडिट साइड उठाया तो क्या दिखेगा आपको कि जितना पैसा इसका जोड़ के आया हुआ है उस जोड़ने वाले को उठाइए, ठीक है। तो देखिए आपके पास इस साइड में क्या आया, इस क्रेडिट साइड में आपने लिखा हुआ है टू प्रोडक्ट अकाउंट शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्या करा आपने कि जो डेबिट साइड में पूरे आइटम दिए हुए थे इनको आपने जोड़ लिया, ठीक है। और जोड़ने के बाद आप देखिए कि आपके पास यहां पर ऊपर वाले में आ जाएगा बाय प्रोडक्ट अकाउंट शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। तो जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस में शेयर मिलेगा घटाने के पश्चात, वो मेन प्रोडक्ट वाला उठा के यहां पे रखोगे, इस जगह पे आपको रखना है जहां पे अमाउंट हमने बना लिखा हुआ, ठीक है ना। और इसको घटाने के पश्चात देखिए जो नीचे आपके पास आया हुआ है, ये क्या आया है, बाय कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरीड डाउन। तो जो यहाँ पे लिखा है बाय प्रोडक्ट अकाउंट शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, तो मेन प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा उसको उठा के यहाँ रखना होता है। और फिर डेबिट साइड वाले जितने भी कॉलम है यहां से यहां तक आपने जोड़ा और इसको आपने घटा दिया, तो आपके पास ये अमाउंट यहाँ पे निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा बाय कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरीड डाउन। कैरीड डाउन क्यों लिखा हुआ है, इसलिए लिखा हुआ है कैरीड डाउन क्योंकि आपके पास इस वस्तुओं की कीमतें जो लगाया था आपने वो निकल के आ गई। फिर आप क्या करेंगे, उसको जो बाय कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरीड डाउन लिखा हुआ है उसको डेबिट साइड में ले आइए, ठीक। डेबिट साइड में आप लाएंगे तो डेबिट साइड में आएगा टू कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन, देखिए लास्ट में लिखा हुआ है ये, उसके नीचे आइए, ठीक। फिर क्या करेंगे हम कि जो एक्सपेंसेस लगे हुए हैं इसके ऊपर, जो खर्चे हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ था, अगर वो कोई है तो उसको यहां पे उठा के रखोगे, जो कि दिखाई पड़ रहा है आपको यहां पे, ये देखिए ये लिखा हुआ है कास्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये लिख दिया, इसको उठाओगे आप यहां पे। जैसे आपने इसको जोड़ा, ठीक है ना, तो आएगी, इसको दोनों को जोड़ लीजिए। फिर इसको जोड़ने के पश्चात आप आओगे क्रेडिट साइड में। देखिए क्रेडिट साइड में क्या हो रहा है कि क्रेडिट साइड में आप पहुंचोगे, क्रेडिट साइड में देखिए इस वाले कॉलम में बाय कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। और जब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया तो उसमें आपने उसको क्रेडिट कर दिया। फिर डेबिट में ले आइए, बाय ब्रॉट डाउन करेंगे और जितने में आपने माल बेचा हुआ है, देखिए आपने फिर माल बेचा हुआ है, माल बेचा आपने, यही चीज उठा के आप यहाँ ले आए। फिर आपने जो है माल बेचा, बेचने के पश्चात क्या हुआ, जैसे आपने बेचा इसको कैलकुलेट कर लीजिए। फिर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसका निकल के सामने आपके आगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये बनाते हैं इस खाते को, ठीक है। आगे बात समझ में। तो हमारे मान लीजिए बना हमारे पास स्पेसिमेन ऑफ मेन प्रोडक्ट। अब आते हैं, देखते हैं इस तरफ वाले में, इसमें आ जाइए क्रेडिट साइड में, सॉरी अब बनाइए बाय प्रोडक्ट अकाउंट। आज जब बनाएंगे बाय प्रोडक्ट अकाउंट, तो बाय प्रोडक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लेंगे, मेन प्रोडक्ट अकाउंट शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। जो ज्वाइंट एक्सपेंसेस में शेयर होगा मेन प्रोडक्ट का, उसको लिखिएगा मेन प्रोडक्ट का, मेन प्रोडक्ट अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। ज्वाइंट एक्सपेंसेस का जो शेयर होगा उसको उठा के यहाँ रखेंगे। मींस जो आप पहले बना रखा था, अभी खाता आपने बाय प्रोडक्ट अकाउंट लिखा था, ऊपर वाले में चले जाइए, तो उसको जो अमाउंट वहां लिखा है सेम अमाउंट आपको यहां पे भी लिखना पड़ता है, जिसको मैं यहां दिखा रहा हूं, ये देखिए पोर्शन, ठीक है ना। तो जो ऊपर लिखा था आपने सेम अमाउंट आपको यहां लिखनी है। फिर आप क्या करेंगे कि जो बाय प्रोडक्ट के जो सेपरेट एक्सपेंसेस होंगे उसको आप लिखिए, ठीक।
जैसे बाई प्रोडक्ट के कौन सेपरेट एक्सपेंसेस हैं, वो सेपरेट एक्सपेंसेस है मटेरियल का। देखिए मटेरियल सेपरेट, लेबर सेपरेट और ओवरहेड सेपरेट, इन तीनों को उठा लीजिए, जोड़ लीजिए, तो आपके पास आएगा, खिसका दीजिए इसको, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आ जाएगा ठीक है। देखिए बाई कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये किसका निकलेगा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये निकलेगा दूसरे वाले का, जो बाई प्रोडक्ट बना रहे हो ना उसका निकल के आएगा। जैसे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ है देखिए, तो ये आपके पास यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, क्योंकि इसमें जो खर्चा था वो जोड़ दिया, जो एक्सपेंसेस इसके अलग अलग वाले थे अपने उसको भी लिख दिया। इसके अलावा उसको जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरी डाउन कर रखा आपने, उसको आप कर दीजिए कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन। ठीक है, जैसे पिछले में किया था आपने वैसे आप लेके आओगे कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्रॉट डाउन। कहाँ से कहाँ किया आपने उसको कास्ट ऑफ प्रोडक्शन देखिए आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको ले लीजिए। और इसमें जो खर्चा लगा हुआ है सेलिंग एंड डिस्पोजिंग एक्सपेंसेस का, उसको ले लीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो बाई कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। इसको कैरिड डाउन कर देते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, बाई कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैरिड डाउन किया। फिर ये क्योंकि कैरिड डाउन है, फिर आप क्या करोगे, इस माल को बेचेंगे, बेचने के पश्चात, बेचने के पहले क्या होगा, जो आपने खर्चा निकाला था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, अगर कोई था उसमें तो उसको उठा के आपने देखिए यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। अब दोनों जोड़ा, कास्ट निकल गई, फिर कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपके सामने, और आपके पास यहाँ पे देखिए सेल्स आ गई, सेल्स लिखा हुआ है बाई सेल्स। तो जब कास्ट ऑफ प्रोडक्शन लिखा आपके सामने यहाँ आया हुआ है, ये ब्रॉट डाउन लिखा है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे है बाई सेल्स, तो विक्रय करने के पश्चात आपके पास क्या पैसा बचा वो आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं, ज्वाइंट एक्सपेंसेस सेपरेट एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, उसका हमने प्रयोग करके आपको बता दिया, ठीक है ना। समझ आ गई ये बात। अब देखिए जैसे आपको ये क्वेश्चन, ये तो प्रोफार्मा दिया हुआ था, फिर मैंने कल ही आपको जो क्वेश्चन भेजा हुआ था उस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक। उस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। देखिए अब मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, वो क्वेश्चन है उत्पाद ए का उपउत्पाद बी है, ठीक है ना, जिसमें निर्माण के संयुक्त व्यय इस प्रकार से हैं, सामग्री दिया हुआ है, संयुक्त व्यय दिया हुआ, निर्माण के संयुक्त व्यय इस प्रकार हैं, सामग्री दिया है 50,000 का, लेबर दिया है 25,000 का, और अप्रत्यक्ष व्यय दिया हुआ है, श्रम का आधा दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है कि इसके बाद के व्यय निम्नलिखित हैं, क्या क्या दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है ए और बी का अलग अलग 30,000 और 15,000, लेबर दिया हुआ है 32,500 और 20,000, ठीक है ना। इसके बाद आपको और प्रश्न दिया हुआ है, ओवरहेड्स दिए हुए हैं, ये ओवरहेड्स दिए हुए हैं 10,000 रुपए के, ठीक है ना। फिर दिया हुआ है विक्रय मूल्य, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, दोनों में 10,000 दिया हुआ है, और विक्रय मूल्य केवल दिया हुआ है बी का दिया हुआ है, ठीक है ना। प्रॉफिट ऑन सेल दिया हुआ 25%, आपको लिखा हुआ है प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड शो द अपॉर्शनमेंट ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जो कुछ भी आपके सामने प्रश्न में आया, आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी कि जो प्रश्न में यहाँ देखिए दिया हुआ है सामग्री 50,000 और 25,000 दिया हुआ है, तो जो सामग्री में 25,000 और 50,000 दिया हुआ है, लाइक देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये वाले पोर्शन देखिए ऊपर वाला, ठीक। तो क्या दिख रहा है, सामग्री दी हुई है 50,000, दूसरा दिया हुआ 25,000, और इसका बैग आधा दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये है ज्वाइंट एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है ना, ये वाले ज्वाइंट एक्सपेंसेस हुए। और ये अलग अलग जो यहाँ दिए हुए देखिए, ए का अलग दिया हुआ है, मटेरियल अलग, लेबर दिया हुआ है, बी का अलग दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ, ऐसे ही हमारे अगर आगे के प्रश्न जाएंगे तभी भी आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर देखिए ये अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है ना। यहाँ प्रश्न में देखिए, तो इन प्रश्न में आपके सामने एक दिया हुआ है ये 10,000 रुपये ऊपर भी है, ये भी 10,000 दिया हुआ, अलग अलग दिया हुआ है। विक्रय यहाँ पे केवल एक का दिया हुआ, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ 75,000 दिया हुआ है, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है वैसे ही सॉल्व करना है।
अब मान लीजिए हमने सॉल्व करने का प्रयास किया क्वेश्चन को, तो जरा देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये समझाने के लिए मैं आपको क्वेश्चन फिर से खोल रहा हूं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में जो कुछ भी है, थोड़ा सा और छोटा कर दें। देखिए अब इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना है, देखना है कि मुख्य उत्पाद ए है आपके सामने, इसका विक्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य पर लाभ का परसेंटेज प्रश्न में नहीं दिया गया है। इज इट क्लियर कि इन दिस क्वेश्चन फॉर प्रोडक्ट ए दैट इज मेन प्रोडक्ट, नाइदर सेलिंग प्राइस, ठीक है, नाइदर द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस इज गिवन। तो ऐसी स्थिति में उपोत्पाद का तो दिया हुआ है, मतलब बी का तो दिया हुआ है जो बाय प्रोडक्ट है, हमारे पास मेन प्रोडक्ट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, कितना इसका परसेंटेज है, ठीक। तो क्या करेंगे, ऐसे आता है उपोत्पाद बी का हिस्सा निकालकर कुल व्यय संयुक्त जो व्यय है में से घटा दिया जाएगा। जो रकम बचेगी, जो शेष बचेगा, वो संयुक्त व्ययों में से मुख्य उत्पाद की मानी जाएगी, ठीक है ना। तो निकालने का तरीका क्या है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा वहां पे। देखिए प्रोडक्ट बी है बाय प्रोडक्ट, इसकी सेलिंग प्राइस कितने रुपए की है, ये है 75,000 की। इस 75,000 में कह रहा है कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस 25% है, देयरफॉर कैलकुलेट 75% ऑफ 75,000 रुपी। देयरफॉर 75,000 का 25% कितना हुआ, निकाल लीजिए, ये निकलेगा 18,750। देखिए फिर से दिखाते हैं आपको, यहां देखिए ये आपके पास यहां दिया हुआ है ये, ठीक है, 75,000, इसका 25% निकाल दीजिए तो निकलेगा 18,750 निकल गया। तो सेलिंग प्राइस से लेस किया आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जिसका आंसर आ गया टोटल कास्ट निकली 56,250, ठीक है ना। अब इसमें से जो उसके संयुक्त व्यय हैं लेस सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस, ये सब्सिक्वेंट एक्सपेंसेस किसके निकाले जा रहे हैं, हमने कौन सा लिया है, प्रोसेस बी लिया हुआ है, उपोत्पाद लिया हुआ है। तो उपोत्पाद के कौन कौन से अलग अलग से व्यय किए गए हैं वो प्रश्न में दिया हुआ है। बी में मटेरियल दिया हुआ है, प्रश्न में देखिए मैट अलग से दिया हुआ है 15,000, लेबर दिया है 20,000 और ओवरहेड्स दिया हुआ 10,000। इनको जोड़ दीजिए 15,000, 10,000 और 20,000, तो ये हो गया 45,000। तो इनकी टोटल कास्ट में टोटल जो प्राइस सेलिंग प्राइस थी, इनका प्रॉफिट घटाने के पश्चात जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, उसमें से आपने ज्वाइंट प्रोडक्ट के या बाई प्रोडक्ट के जो पृथक व्यय थे, जो उसके स्वयं के व्यय थे, उसको आपने यहां से लेस कर दिया, वो है 45,000। तो आपके पास बचा शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस। देखिए आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा ये वाला पोर्शन बच जाएगा, ठीक है ना। तो यहां जो बचा आपका उसको उठा लीजिए और इसको 11,250 हो गया, याद रखिएगा शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस 11,250 यहां पे आपने ले लिया, ठीक। अब आइए टोटल ज्वाइंट एक्सपेंसेस कितने रुपए के होंगे, जरा देखिए ऊपर में प्रश्न में कुछ शुरू में देखिएगा तो लिखा हुआ है मटेरियल 50,000, लेबर 25,000 एंड अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज गिवन एज हाफ ऑफ द लेबर। तो लेबर का आधा कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हुआ 50,000, ठीक है, पूरा था 25,000, 25,000 और 25,000 का आधा कर दिया आपने 12,500 हो गया, ये कुल हो गया 87,500। देयरफॉर शेयर ऑफ मेन प्रोडक्ट इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, शेयर ऑफ मेन प्रोडक्ट इन ज्वाइंट कास्ट, ज्वाइंट कास्ट में मेन प्रोडक्ट का शेयर कितना हुआ, ठीक है ना। तो कितना निकला 11,250 था किसका, शेयर इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस ऑफ बी। तो 87,500 में से 11,250 घटा दिया आपने, ठीक है ना। यहां देखिए 87,000 में से घटाया आपने तो आपके सामने जे अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए ऊपर वाला पोर्शन देखिएगा 87,500, 11,250 घटा दीजिए तो आपके सामने जे आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए कि तब रेशियो क्या होगा, रेशियो इन ज्वाइंट एक्सपेंसेस क्या बनेगा, रेशियो बनेगा 76,250 इज टू 11,250, ये रेशियो निकला 61:9 का निकल गया अनुपात, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए। देखिए ए बनाओ प्रोडक्ट में, ए प्रोडक्ट बनाइए आप, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब आप यहां आ जाइए, ठीक है ना। यहां बनाना होगा आपको ए मेन प्रोडक्ट अकाउंट। तो आपने क्या करना है, लिखिए मेन प्रोडक्ट के लिए मटेरियल, मेन प्रोडक्ट का मटेरियल कितना है वो देखिए
ये है 30,000, सेपरेट दिया हुआ 30,000 और ज्वाइंट दिया हुआ 50,000, इसको लिख दिया हमने 80,000 आ गया। फिर है लेबर लिखिए 2 लेबर डेबिट में, सेपरेट 32,500 और ज्वाइंट आ गया 25,000, जोड़ दीजिए इसको 57,500 हो जाएगा। फिर है ओवरहेड्स, सेपरेट 10,000 और ज्वाइंट है 12,500, इन सबको जोड़ लिया आपने। और बाय प्रोडक्ट का जो एक्सपेंसेस शेयर किया है, ज्वाइंट एक्सपेंसेस में शेयर था, उसका आया था 11,250। तो आप 11,250 को उठाइए और उठा के आपको लिखना है इस साइड, यहां लिख देना है इसको, ठीक है। आपको उसको यहां लिख देना है, देखिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है इसको, ठीक है ना, उसको लेके आप लिख लोगे, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ आपका कि जो हमारे पास अमाउंट आया हुआ, देखिए यहां पे आ गया, ये आया हुआ 11,250। अब घटा दीजिए, डेबिट साइड वाला कितना जोड़े, 1,60,000 है, क्रेडिट में आया है 11,250, घटाइए, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गई 1,48,750, ठीक है। अब आइए बनाना है बी प्रोडक्ट का अकाउंट, ठीक है ना, जो हम बनाएंगे बी। तो प्रोडक्ट बी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि जब हम बी बनाएंगे, बाई बी मेन प्रोडक्ट अकाउंट, ठीक है। अब बी वाला बनाइए, बी में क्या क्या आएगा, प्रश्न देखते जाइए आप, आराम से देख लीजिएगा। आइए देखिए, जो आपने लिखा था बाई बी बाई प्रोडक्ट अकाउंट, खर्चा लिखा था, सेपरेट में लिखा था 1150, उसको लाइए बी वाले में ले आइए, इस जगह पे ले आओगे आप, ठीक है ना। आपने इसको लिख दिया यहां पे। फिर जो बी वाले का एक्सपेंसेस है अलग से, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों उठाइए, बी वाले का लाके लिख दीजिए, ठीक है ना। तो हो गया 1150, मटेरियल 15,000, लेबर 20,000, ओवरहेड हो गया 10,000, ठीक। इनको जोड़ दीजिए, 56,250 हो गया। तो इस बी वाले प्रोडक्ट की, या मतलब जो बाय प्रोडक्ट है, उसकी कीमत हो गई, बाय लिखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैरी डाउन, देखिए मैंने यहां पे लिखा इसको, ठीक है ना। इसकी कीमत हो गई 56,250। इस तरीके से आपको बनाना पड़ता है जे वाला खाता, ठीक है ना। देखिए हमने जो कुछ भी किया आपके सामने, वो क्या किया, वो हमने वही किया जो कि क्वेश्चन में हमको लिखा हुआ था, हमने वही क्वेश्चन उठा के आपके सम्मुख रखा हुआ है, हमने कहीं कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ, ठीक है ना। तो जब हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया हुआ है, इसको हम जोड़ लेंगे, आगे समझ में, ये क्वेश्चन आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर तैयार करना है। और ये दो क्वेश्चन मैंने रिपीट किया, कल भी रिपीट कर दिया और मैंने आज भी रिपीट किया आपके सामने। तो क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा, अपने आप ये क्वेश्चन आता है, बहुत मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। फिर जैसे इसके आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पेस चाहिए भी और हमको, तभी हो पाएगा, धीरे धीरे करेंगे क्वेश्चन तभी कर पाएंगे हम लोग, ऐसे संभव नहीं है हमारा, ठीक है। हो जाएगा अब। कुबेर यहाँ आओ यार, इसमें तो दिख ही नहीं रहा टीम लिंक वाला, ये डिलीट नहीं चला तो नहीं गया, पॉज कर दिया आपने वीडियो? पॉज नहीं किया हुआ, तो समझ में आ कैसे, आपने साइड से बंद कर दिया होगा इधर से। पता नहीं कहाँ हाँ यहाँ सारे ऐप तो बंद है, रिकॉर्डिंग वाला भी बंद हो रखा है, वो क्यों करते हैं आप? 11 MB की आपने बंद कर दिया साइड से उसको। जो आपने वो खोला होगा ना, क्या कहते हैं, स्कैनर वगैरह, उसका आपने यहाँ से किया होगा, फिर बंद कर दिया होगा ऐसे करके। नहीं यार, वहाँ से नहीं बंद किया तभी तो सारे ऐप गायब थे, सारे ऐप्स खुले थे, व्हाट्सएप वगैरह सब खुला हुआ था उसमें। उसको लॉक कर दे पहले, फिर इसको अब नहीं होगा ऐसे बंद। क्या जब तक करना? आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ना ऐसे पूरा, तब तक नहीं होगा। नहीं तो हमने क्लास तो पढ़ाया पूरा, बंद करो। क्लास